राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले के खिलाफ नेपाल में युवाओं ने सोमवार को काठमांडू में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार की नीतीश कुमार सरकार राज्य विधानसभा चुनाव के पहले सौगातों की झड़ी लगा रही है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद आगे बढ़कर आंगनवाड़ी सेविका और आंगनवाड़ी सहायिका के मानदेय को बढ़ाने का ऐलान किया है। कानपुर में बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से गंगा, रामगंगा, गर्रा, यमुना और चंबल नदियों के किनारे के कई गांव तीसरी बार बाढ़ की चपेट में आ गए। उत्तर प्रदेश में सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता व प्रवेश प्रक्रिया की गहन जांच की जाएगी। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान 205.33 मीटर से नीचे पहुंच गई है। इससे नदी में पानी तेजी से कम हो रहा है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर किसानों के दर्द का मजाक उड़ाने के लिए तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की असंवेदनशीलता ने दशकों तक किसानों को निराशा में धकेला है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य के पूर्व उप मंत्री और पूर्व राजद विधायक तेजस्वी यादव ने दावा किया कि एनडीए सरकार ने बिहार को बेरोजगारी, पलायन और गरीबी का केंद्र बना दिया है। कांग्रेस के इस आरोप पर कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने महाराष्ट्र में उसके कार्यकर्ताओं को एसएमएस भेजने के उसके आवेदन को खारिज कर दिया है। दूरसंचार नियामक ने अब कहा है कि उसे कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। माता वैष्णो देवी की पवित्र मंदिर की तीर्थ यात्रा सोमवार को लगातार 14वें दिन भी प्रतिकूल मौसम और क्षेत्र में कई भूस्खलनों के कारण स्थगित रही। लाल किला के सामने 15 अगस्त पार्क में चल रहे जैन समाज के धार्मिक अनुष्ठान से 1 करोड़ से अधिक कीमत का कलश चोरी मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1112 कनिष्ठ सहायकों और 22 एक्सरे टेक्नीशियनों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी और कहा कि निष्पक्ष व पारदर्शी चयन प्रक्रिया एक नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर पेश कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों में राज्य में हर क्षेत्र में विकास हुआ है और युवाओं को नौकरी की गारंटी मिल रही है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के लिए नवचयनित कनिष्ठ सहायक और टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सभी नवनियुक्त कनिष्ठ सहायक, एक्सरे टेक्नीशियंस और उनके अभिभावकगण, उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी को इस पारदर्शी और निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। आपके अभिभावकों को भी बधाई देता हूं। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को इस पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया आज एक नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है और उसका उदाहरण चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग भी हम सबके सामने है। पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर एक लंबी छलांग लगाने में विभाग ने सफलता प्राप्त की है। हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया परिवर्तन करके दिखाया है। ये परिवर्तन प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की उस संकल्पना को आगे बढ़ाने का ही क्रम है जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में
शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि विकास और जल संसाधन के क्षेत्र में, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए, या फिर आज के इस नए युग के अनुरूप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के कैसे आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, इन सब बातों को लेकर के अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य भी उस व्यवस्था का एक प्रमुख घटक है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान दे सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही सशक्त समाज और समर्थ राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। एक पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया का परिणाम है कि आज ये प्रक्रिया एक समय से पूरी होती है और समय पे संपन्न भी होती है। कोई सिफारिश आपको नहीं करनी पड़ी, कोई लेन देन कहीं से नहीं करना पड़ा। तो सरकार भी आपसे अपेक्षा रखती है कि बिना किसी सिफारिश के सामने जो भी आया उसको मान करके चलिए कि वह ईश्वर की एक प्रतिकृति है। वह आपके सामने आया है, भले ही गरीब दिखता होगा, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। उसको हम पूरी सेवा दें, बेहतर से बेहतर सेवा दें। किसी भी स्तर पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर ये आप करके दिखाते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं। हर नागरिक अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाएगा, याद करना, भारत को विकसित भारत बनने में, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली है। और उसके लिए आप सबको मिलकर के कार्य करना होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी को इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के अवसर पर आपको, आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं। आपके उज्जवल में भविष्य की कामना करता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। पटना स्थित एक आड़े मार्ग से पिंक बस सेवा के दूसरे चरण की शुरुआत की गई, जिसमें 80 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन बसों में केवल महिलाएं ही यात्रा कर सकेंगी। मई 2025 में शुरू हुए पहले चरण के साथ अब कुल पिंक बसों की संख्या 100 हो गई है। ये बसें पटना के प्रमुख रूटों पर चलेंगी और खास तौर पर छात्राओं व कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराएंगी। इसी मौके पर मुख्यमंत्री ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सभी 1065 बसों में ई टिकटिंग सुविधा का शुभारंभ भी किया। अब यात्री डिजिटल पेमेंट, प्रीपेड कार्ड, मासिक पास और स्टूडेंट पास जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके साथ ही मोबाइल ऐप पर बसों की रियल टाइम लोकेशन भी देखी जा सकेगी। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। देहरादून में आयोजित जैन समाज सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और जैन धर्म गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विकास में जैन समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने आचार्य सौरभ सागर मुनि जी को संयम, त्याग और अहिंसा का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में सौरभांचल तीर्थ और जीवन आशा अस्पताल समाज को धर्म और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड समग्र जैन समाज सम्मेलन में सभी हमारे जैन समाज के सभी हमारे प्रतिनिधिगण, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, जैन समाज के समस्त हमारे धर्मगुरु, सभी अतिथिगण, मैं आप सभी को सादर नमन करता हूं। भाइयों बहनों, कुछ माह पूर्व मुझे भगवान महावीर स्वामी जन कल्याणक के अवसर पर जैन मंदिर मुक्तेश्वर जाना था, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मैं वहां नहीं जा सका। लेकिन आज जैन धर्म गुरुओं के बीच में आकर
जैन मुनियों का सानिध्य और उनका आशीर्वाद मिलना सच में मैं अपना बहुत सौभाग्य मानता हूँ। मुझे बताया गया कि देहरादून में आचार्य सौरभ सागर मुनि जी महाराज का चतुर्मास चल रहा है और उनसे सूक्ष्म वार्ता पर उन्होंने बताया कि उनका दूसरा चतुर्मास देहरादून में हो रहा है। मैं जहां तक जानता हूं चतुर्मास का महत्व बहुत ही पवित्र होता है, बहुत प्रेरणादायक होता है और आत्मशोधन का ये बहुत बड़ा समय होता है, क्योंकि इस अवधि में आचार्य सौरभ सागर जी महाराज जैसे संत आत्मसंयम, तपस्या और धर्म साधना में लीन रहकर समाज को सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश देते हैं। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी स्वयं को और असंख्य लोगों को नई दिशा दे सकता है, जीवन जीने की नई प्रेरणा दे सकता है, एक नई राह दिखा सकता है, लोगों का, असंख्य लोगों का पाथेय कर सकता है, लोगों को मार्ग दिखा सकता है। आचार्य सौरभ जी महाराज का जीवन संयम, त्याग, अहिंसा के अद्वितीय आदर्शों का प्रतीक है। उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को आत्मसात कर न केवल आध्यात्मिक जगत में बल्कि समाज के क्षेत्र में भी अतुलनीय योगदान दिया है, जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम उनके जीवन को देखकर समझ सकते हैं कि कितना कठिन उन्होंने अपने जीवन का व्रत लिया है। सौरभांचल तीर्थ जीवन आशा अस्पताल उनकी दूरदर्शिता और करुणा के प्रतीक हैं, जो आज भी जन जन को धर्म और सेवा के पथ पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके उपदेश आने वाली पीढ़ियों को धर्म, अहिंसा, सत्य और मानवता की दिशा दिखाते रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति और दर्शन में जैन सिद्धांतों का अति विशिष्ट स्थान है। जैन धर्म में प्राणी मात्र के कल्याण की भावना निहित है और अहिंसा जैन धर्म का प्रमुख आधार है। जैन धर्म ने पूरी दुनिया को सिखलाया कि अहिंसा वीरों का धर्म है, अहिंसक आचरण वीरों का कर्म है, अहिंसा मूलक चिंतन वीरों के जीवन का मर्म है। मेरा मानना है कि जब हम समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर बढ़ेंगे, तभी हमारे देश का और हमारे राज्य का समग्र विकास संभव हो सकेगा और उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का हमारा विकल्प रहित संकल्प सिद्ध हो सकेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, हमारे इस संकल्प को सिद्ध करने में जैन समाज हमेशा की तरह हमें अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन, अपना सहयोग प्रदान करता रहेगा। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कॉटन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए और मसाला उद्योग के विकास, उत्पादन बढ़ाने, विपणन सुविधाओं को सुदृढ़ करने तथा किसानों और व्यापारियों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए। आज के इस राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव के अवसर पर सभी कृषक विशेषज्ञ, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यह कार्यक्रम
हमारे राज्य के मसाला उत्पादक और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इस मंच के माध्यम से जो हमारा किसान है और इससे जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी हैं, उनका आगे कैसे हम काम बढ़ा सकते हैं, उनका कैसे भला हो सकता है, इसके लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। राजस्थान अपनी मसालों की समृद्धि परंपरा के लिए विश्वविख्यात है। ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हम इस परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ने का काम करेंगे। प्रदेश में मसालों के उत्पादन और व्यापार का प्रमुख केंद्र पहले से ही रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। राजस्थान प्रदेश भर में जीरा उत्पादन जैसा बताया पहले नंबर पर, मेथी और सौंफ में दूसरे नंबर पर है, धनिया अजवाइन में तीसरे नंबर पर है, और यहाँ हम कहते हैं ना ईसबगोल भी राजस्थान के अंदर पैदा होता है, वो राजस्थान में वो भी पहले नंबर पर है। इन विशेषताओं से राज्य में मसाला प्रसंस्करण उद्योग को अपार संभावना है, और संभावना इसलिए है कि आप देखते हैं कि मसाले के बिना काम भी नहीं चलता है। सबसे पहले सुबह सुबह रसोई में इसी की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यापार में भी अंतर होता है। अंतर यह होता है कोई 2 महीने में आवश्यकता किसी बात की होती है, किसी की 15 दिन में होती है, किसी की 3 महीने में, किसी में 4 महीने में। ऐसा लगता है क्योंकि कई ऐसे हैं एक बार खरीद लेते हैं तो कई साल की जाती है। लेकिन ये तो ऐसा उत्पादन है कि आप सुबह जगते जगते भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, और सोने जाएंगे जब भी आवश्यकता पड़ेगी कि कम से कम दूध में हल्दी डाल करके पी लीजिए, ये रात को भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये उद्योग हमारे राजस्थान में अगर ये पनपता और बढ़ता है तो निश्चित रूप से राजस्थान के किसानों का, राजस्थान के उद्योग जुड़े हुए सभी हमारे बंधुओं का, सभी हमारे व्यापार भाइयों का इससे भला होने वाला है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। हमारे प्रदेश में इस योजना के तहत 8 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इन इंक्यूबेशन सेंटर के स्थापना का लक्ष्य किसानों एवं छोटे व्यापारियों की मदद करना है, जो स्वयं इस प्रसंस्करण की इकाई स्थापित करने में असमर्थ हैं, तो सरकार निश्चित रूप से उनका सहयोग करेगी। इनके माध्यम से कृषि की जांच, छटाई, ग्रेडिंग, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, ओडीओपी उपज के लिए प्रसंस्करण सुविधा मिल सकेगी, जिससे वे अपने प्रसंस्कृत उत्पादनों को उचित मूल्य पर बाजार में बेच सकें। आज मंडी समिति, अंगड़वाल, जोधपुर और गौड़ मंडी, सोहेला, टोंक में इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया है। अगड़वा इंक्यूबेशन सेंटर में मसालों, दालों और सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए 2 प्रोसेसिंग लाइन, कोल्ड स्टोरेज एवं फूड टेस्टिंग लैब की स्थापना भी की गई है। सोनबा टोंक के फूड पार्क का भी लोकार्पण किया गया है। 100 बीघा भूमि पर स्थापित आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस फूड पार्क में एक मल्टी कमोडिटी कोल्ड स्टोरेज और कच्चे माल एवं तैयार उत्पादों के लिए 3 गोदाम नए बनाए गए हैं। नए किसान उत्पादन संगठन और एफपीओ के पंजीयन प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। ये एफपीओ हमारे किसानों को संगठित रूप से बाजार को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पीएम फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना के लाभान्वित कृषक और उद्यमियों को अनुदान वितरित किया है। ये सभी कदम हमारे किसानों और उद्यमियों के लिए समृद्ध एवं नए द्वार खोलने वाले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम और सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान एवं प्रोत्साहन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बढ़ता प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2070 तक कार्बन नेट जीरो का संकल्प लिया गया है और उसी दिशा में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 618 उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस मौके पर उन्होंने CSPDCL और NIT रायपुर द्वारा तैयार तकनीकी अध्ययन पर आधारित किताब का भी विमोचन किया। आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है हमारे प्रदेश के लिए और विशेषकर हमारे बिजली विभाग के जो उपभोक्ता हैं उनके लिए कि आज
सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान और प्रोत्साहन समारोह का यहाँ पर आयोजन हुआ है और इस अवसर पर प्रदेश भर से आए सभी हमारे उपभोक्ता बंधुगण, सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, मैं सबसे पहले आज की इस अवसर में अपने तरफ से आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जिस तरह से हम सब लोगों को मालूम है कि लगातार प्रदूषण हो रहा है और जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। और हम लोग का सौभाग्य है कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो इसकी चिंता कर रहे हैं और आने वाला 2070 तक कार्बन नेट जीरो का बड़ा संकल्प लिए हैं और उस दिशा में ग्रीन एनर्जी को बहुत ही प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और इसी तारतम्य में हम लोग अपने छत्तीसगढ़ में भी सौर ऊर्जा को काफी आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग अपने जो उपभोक्ता हैं उनको भी हाफ बिजली बिल से मुफ्त बिजली बिल की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। और आज के इस अवसर में हम लोग ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसके प्रचार प्रसार के लिए सूर्य रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं। हर जिले में एक एक ये रथ होगा और ये रथ लोगों में जागरूकता देने का काम करेगा। वहीं पर उनके आवेदन भी लिए जाएंगे और आज हम लोग करीब 618 उपभोक्ता प्रदेश में जिन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेना प्रारंभ कर दिया है, उनको प्रदेश से जो 30-30 हजार सब्सिडी है वो उनके खाते में भेजने का काम किए हैं। तो मैं इस अवसर पर ऐसे 618 उपभोक्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना का महत्व समझाया है और अपने घरों में लगवाया है। तो हम बहुत उनको बधाई देते हैं और उनसे आग्रह करेंगे कि अपने अनुभव आप लोग अड़ोस पड़ोस में भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की तरफ आगे बढ़ें और अपने घरों में सोलर प्लेट लगवाएं। और इसमें आपका 75% सब्सिडी है भारत सरकार का 78,003 किलोवाट में, और हम लोग प्रदेश से 3 किलोवाट तक 30,000 सब्सिडी दे रहे हैं और कुछ वर्षों के बाद आप बिल्कुल फ्री बिजली ले पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी ये योजना है, इसका अवश्य लाभ लें। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए और सी उनके लोगों को भी हम लोग आज लेटर ऑफ अवार्ड दिए हैं और वो भी सौर ऊर्जा उत्पादन करके सरकार को बिजली बेच रहे हैं और हमारे कंज्यूमरों को सस्ता बिजली मिल रहा है। तो उनको भी हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ को ग्रीन ऊर्जा की ओर बढ़ाने में आप सब लोग अपना सहयोग कर रहे हैं। और आज CSPDCL और NIT के द्वारा जो सोलराइजेशन के कारण जो ग्रिड में होने वाला प्रभाव होता है उसका तकनीकी अध्ययन का एक किताब भी विमोचित किए हैं। तो उसके लिए हम नीट को भी हम धन्यवाद और बधाई देना चाहेंगे। सब मिलकर हम लोग बिजली के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहे हैं और ये सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण सफल हम लोग कर पा रहे हैं। सरकारी मीटिंग में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति के मौजूद होने की तस्वीर सामने आने पर बवाल खड़ा हो गया है।
आपके दिल्ली प्रभारी सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके पति को आधिकारिक सरकारी बैठकों में साथ लाने और अहम निर्णय देने के लिए निशाना साधा। पार्टी ने इस कदम को असंवैधानिक और भाई भतीजावाद का उदाहरण बताया। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और भारत की राजधानी दिल्ली, जो कि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और तमाम इंटरनेशनल मीडिया की नज़र इस राज्य पे, और उस राज्य में एक महिला मुख्यमंत्री बनाई गई और उस महिला मुख्यमंत्री के पति महिला मुख्यमंत्री के साथ कुर्सी पर अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। कई जगह हमने देखा कि रिजर्वेशन, जो महिलाओं का रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में हुआ, पंचायतें हैं, लोकल बॉडीज हैं, काउंसलर्स हैं, कई जगह देखा एक काउंसलर ने राजनीति करके अपनी तैयारी की, विमेन सीट हो गई तो महिला को चुनाव लड़ा दिया गया, और महिला कई जगह जो थी कम पढ़ी लिखी थी या समझदार नहीं थी कि इस चीज को समझ सके कि भाई ये काम जो आपको प्रधान का मिल गया वो आपको चलाना कैसे, आता नहीं है काम, मगर मिल गया तो चलाना भी है। तो वहां पे पति की एंट्री हो जाती थी कि पति कहता था तुम बस यहां पे बैठी रहो, काम हम चलाएंगे। और धीरे धीरे सब अफसरों को भी यह बात पता चल जाती थी कि भाई जहां साइन करना है वहां तो वो पत्नी साइन करेंगी, मगर जहां दिमाग लगाना है, जहां डिसीजन मेकिंग करनी है, जहां फैसले करने हैं, वहां पतिदेव करेंगे। ये उस समय में चल सकता है, किसी गांव के प्रधान के मामले में चल सकता है, मैं तो कहूंगा किसी पार्षद के मामले में भी चलिए चलता होगा, मगर दिल्ली की मुख्यमंत्री के दफ्तर में एक बिजनेसमैन जो कि उनके पति हैं, वो कैसे मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। ये बात गंभीर इसलिए हो जाती है कि अगर आप अपने पति की अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करा रही हैं, जानबूझ के करा रही हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे उनकी वीडियो बना बना के डलवा रही हैं, तो इसका मतलब आप पूरी दिल्ली में मैसेज दे रही हैं ब्यूरोक्रेसी को और तमाम उन प्राइवेट लोगों को जो सरकार के साथ कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं कि भाई ये हैं। ये एक बहुत गंभीर बात है। बड़े प्रश्न इस तरीके की राजनीति पे खड़े होते हैं और हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे इस बारे में। देश के प्रधानमंत्री जी अपनी राय इस विषय में बताएं कि उनके द्वारा नियुक्त की गई महिला मुख्यमंत्री अपने पति द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन करा रही है, तो इस पे प्रधानमंत्री जी की क्या राय है, ये दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं। ये गंभीर विषय है और पूरी तरीके से ये गैर कानूनी है, अनैतिक है, असंवैधानिक है। तो हमारे कुछ सवाल हैं जो हम भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछना चाहते हैं कि क्या रेखा गुप्ता जी योग्य नहीं है कि वो मुख्यमंत्री का काम स्वयं स्वायत्त तौर पे इंडिपेंडेंटली कर सकें? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ऐसा योग्य आदमी नहीं है? जो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कि कोई ऐसा योग्य आदमी नहीं है जो उनके साथ काम कर सके, उनका ओएसडी बन के, उनका सेक्रेटरी बन के, उनका पीएस बन के? क्या पति ही सरकारी कामों के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं? और तीसरा, भारतीय जनता पार्टी मुझे कोई एक कानून दिखा दे जहां पे ये लिखा हो कि मुख्यमंत्री की जगह उनके पति अफसरों को डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और अफसर उनकी डायरेक्शन ले सकते हैं। ये मामला सिर्फ नैतिकता का नहीं है, ये मामला कानून के उल्लंघन का है। ये पूरी तरीके से जो पूरी की पूरी चीजें हो रही हैं, जो आपको रील्स में, फोटोज में दिख रही हैं, ये पूरी की पूरी तरीके से गैर कानूनी है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसका जवाब देना चाहिए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।